नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्संग और ख़ास मुद्दे में आज हम बातचीत करेंगे विकास बराड़ा, जो कि पुत्र हैं फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी पार्टी सुभाष बराड़ा के, जो अभी हाल में राज्यसभा के सांसद भी हैं। उनकी नियुक्ति के बाद विकास बराड़ा को एएजी लगाया था हरियाणा सरकार ने, और उसके बाद जुलाई 18 का ये घटना है। उसके बाद 10 दिनों में इतना बवाल हुआ कि फाइनली उस विकास बराड़ा को अपना नाम विड्रॉ करना पड़ा। यानी कि एएजी की जो 100 लोगों की लॉ ऑफिसर्स की लिस्ट थी, उसमें अब विकास बराड़ा ने ज्वाइन नहीं किया है। इस मामले में सरकार की काफ़ी फजीहत भी हुई है और ख़ासकर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने एक स्टेटमेंट दी थी। मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की कि भाई नेता के बेटे को क्या 7 समुंदर पार भेज दें, क्या गुनाह किया है उन्होंने। तो इसके बाद ये मामला कुछ और भी ज़्यादा गर्मा गया था और आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रेसिडेंट नवीन जय हिंद और भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने इस मामले को काफ़ी मजबूती के साथ उठाया है। जो विकास बराड़ा वाला मामला है वो आपको याद दिला दें, ये 5 अगस्त 2017 का मामला है, जब उन पर ये आरोप लगा कि उन्होंने एक लड़की जिनका नाम वर्णिका कुंडू है, एक्स आईएएस ऑफिसर की वो बेटी हैं, उनकी गाड़ी रात को 12-1 बजे उसको चेज़ किया और उसको रुकवाने की कोशिश की, ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उन्होंने वर्णिका कुंडू ने पुलिस को फ़ोन लगाया और पुलिस ने आकर के फिर इंटरवीन किया, मामला दर्ज हुआ। विकास बराड़ा पर जो मैटर था उसके बाद वो लगातार जमानत पर हैं और अब यानी कि जुलाई 18 2025 को हरियाणा सरकार उनको लॉ ऑफिसर लगा देती है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट एजी। तो आज हम विकास बराड़ा की नियुक्ति को लेकर और फिर उसकी सूची से नाम हटने को लेकर सभी बिंदुओं पे बातचीत करेंगे। सत्सिंह जी, तो ये नेता जैसे कहते हैं भाजपा में कि भाई यहाँ परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता और परिवार से एक ही मेंबर जो है वो राजनीति करता है, बाकी दूसरा जो है वो राजनीति में या किसी भी पावर में नहीं आएगा। तो ये सुभाष बराड़ा जो सांसद है राज्यसभा में, इनके बेटे को एएजी लगाया और उस समय लगाया जब वो एक बड़े ही ऐसे आरोप में जमानत पे है जो कि कोई भी सभ्य समाज में कोई भी व्यक्ति उसकी वकालत नहीं करेगा। ओपी जी, मैं इससे पहले विकास बराड़ा पर जाऊं, जो कि सुभाष बराड़ा के पुत्र, मैं आपको बता दूं, जो आपने पहली बात शुरू की कि ये भाजपा वो पार्टी है जो परिवारवाद को बढ़ावा ना देने का दावा करती है। इसी 100 लोगों की लॉ ऑफिसर की लिस्ट में इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई है जिसमें 23 ऐसे अपॉइंटमेंट हैं जो या तो किसी पॉलिटिशियन के संबंधी हैं या किसी ब्यूरोक्रेट के हैं या किसी सर्विंग या रिटायर्ड जज के रिश्तेदार हैं। तो विकास बराड़ा तो एक हाईलाइट हो गया और इतना बवाल मचा, लेकिन बाकी 22 हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी 22 के 22 पर किसी ने भी कोई सवाल उठाया हो। सवाल वो नहीं था। सवाल जो मुख्य सवाल था वो ये था कि ऐसे सीरियस एलिगेशन, सेक्सुअल हरासमेंट जैसा मामला, जबकि वो भी एक आईएएस ऑफिसर की बेटी के साथ, चलो चंडीगढ़ में। बेटी तो किसी की भी हो, बेटी सभी की बराबर है, लेकिन कहने का मतलब है जिनके हाथ में हुकूमत है उनके भी अगर बच्चे सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी के बारे में सोचिए। तो और अभी तो हाल ही में 46 एक्स आईएएस ऑफिसर 1986 बैच के, आई बिलीव, जो कि ये वीएस कुंडू के बैच के या उससे पहले के जो आईएएस ऑफिसर जो रिटायर्ड हो चुके हैं, और उन्होंने 40 से अधिक ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने एक लेटर लिखा जो मुख्यमंत्री के नाम भी लिखा गया और भी कई, जैसे डीजीपी हरियाणा को लिखा गया, चंडीगढ़ को लिखा गया जी, कि ऐसे व्यक्ति का डबल एजी के पद पे नियुक्ति देना जो कि एक आईएएस की बेटी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप में जमानत पे है। अभी वो फैसला
हुआ नहीं है, कोर्ट से अभी वो बरी नहीं हुए हैं, कोर्ट का अभी उसमें फैसला पेंडिंग है। लेकिन उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात, लेकिन उन्होंने लिखा एक्साइज ऑफिसर्स ने कि विकास बराला की अपॉइंटमेंट हरियाणा सरकार नहीं, इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बिल्कुल विपरीत है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप नारा लगाते हैं, पूरे स्टेट के अंदर आप दीवारों पर पुतवाते हैं, बसों के पीछे पुतवाते हैं, आप अपनी स्पीच में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और फिर आप इस तरह की और अपॉइंटमेंट देते हैं। एक आपने वो बात तो छोड़ के इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन को प्रमोट करने के लिए कितना मोटा बजट जो है, फंड है, वो खर्च किया जाता है। उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, जो कि पहले तो ऐसे कई ब्रांड एम्बेसडर तो उसके ऐसे बने कि जो कभी आए ही नहीं हरियाणा में। जैसे परिणीति चोपड़ा को भी बनाया था। माधुरी दीक्षित भी में भी एक बार बनी वो तो थी। शुरू में आई भी थी पानीपत के अंदर माधुरी दीक्षित को। लेकिन सवाल यहाँ इस तरह का सीरियस एलिगेशन, ये एलिगेशन ही है, हम विकास बराला इसमें एक्यूज है, लेकिन जब तक वो बरी ना हो जाए सरकार कभी भी ना मोरल हाई ग्राउंड नहीं लेती। और मैं आपको बताऊं टेक्निकली इसको कैसे दिखा, 10 दिनों की किरकिरी के बाद जुलाई 18 को लिस्ट जारी होती है। हालांकि जनवरी के अंदर ये एडवर्टीजमेंट हुई थी, इसी साल जनवरी में, और अब जुलाई 18 को लिस्ट आती है। और 10 दिन की किरकिरी के बाद बहाना क्या दिया गया कि विकास बराला ज्वाइन करने ही नहीं आया, इसलिए मतलब उनका सूची से नाम हटा दिया गया। उनका सूची में नाम नहीं है ज्वाइन करने वालों में। सभी समझते हैं कि भाई कितने सिफारिशों के बाद ये लिस्ट में नाम आया, और उसके बाद पता है तनख्वाह कितनी है? 88,000 जो जिस उस पे पोस्ट पे लगे थे, 88,400 समथिंग, आप 89 मान लीजिए। गाड़ी घोड़ा भी होगा। हाँ, गाड़ी घोड़ा स्टाइपेंड अटरम कई चीज़ें, लाख रुपए के करीब आप मान लीजिए। लेकिन आज के दिन अब देखिए ना, सुभाष बराला स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं बीजेपी पार्टी में, और बीजेपी पार्टी के आप आलीशान। देखो, सुभाष बराला पार्टी में संगठन में मजबूत तो है, टोहाना से मजबूत इसलिए है कि जनता ने बेशक उनको चुनाव में हरा दिया, उनको फिर भी राज्यसभा में भेज दिया। मतलब तो कहीं ना भी पकड़ तो है। एक विधायक का चुनाव हारे तो सीधे बड़ी संसद में पहुंचा दिया, बड़ी पंचायत में पहुंचा दिया। तो जो संगठन है बीजेपी का पार्टी में, वहाँ पे सुभाष बराला मजबूत तो है। नहीं, मजबूत है, और मजबूत है इसलिए देखो सुभाष बराला को इनाम दिया गया, उसके बेटे को डबल एजी लगा दिया, वो भी बेल पे है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मामला इसीलिए बिगड़ा। हरियाणा में आप ये देखिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए सरकार ने वाकई में काफ़ी प्रयास, सराहनीय प्रयास किए हैं। पर इसका रिजल्ट भी आया है, देखने को मिला हरियाणा में लिंगानुपात बढ़ा है, चाइल्ड सेक्स रेशियो इम्प्रूव हुआ है। हालांकि वो फ्लक्चुएट करता रहता है, पर सरकार की तरफ से प्रयास हैं। अवेयरनेस के ऊपर कितना मोटा बजट जैसे आपने मेंशन किया। तो इस तरह के सेक्सुअल हरासमेंट के आरोपी को आप लगाते हैं। हालांकि सेक्सुअल हरासमेंट के आरोपी को बचाना बीजेपी सरकार ने पहले भी, हाँ, ये कोई नया एक पहला केस नहीं है। इससे पहले कोई सरप्राइजिंग संदीप सिंह जो इतने बड़े सेलिब्रिटी है, स्पोर्ट्स से जुड़े, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे और दुनिया में नाम, और फिर उन पे एक जूनियर कोच, महिला कोच पे के साथ सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगे जूनियर कोच के, और आरोप लगे। लेकिन हुआ क्या? मामला विधानसभा में उठा और उस समय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कहा नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा। कहाँ हटाए उस टाइम पे? मैं वही कह रहा हूँ ना, खट्टर साहब ने इतना तगड़ा स्टैंड लिया, वो भी मामला है, उसमें भी सरकार की बहुत, आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन एक बात है, जब खट्टर साहब थे तो उन्होंने जो निर्णय ले लिया वो अंगद के पैर की तरह, रख दिया तो रख दिया। अब सैनी साहब 10 दिनों की जो पब्लिकली जिस तरह से एम्बैरेसमेंट हो रही थी, तो देखो अच्छी बात है, फाइनली अगर लोगों की सुनी जाती है, ये कोई बुरी बात देखो, नहीं है। इसमें नायब सिंह सैनी जो ईगो टसल नहीं बनाना चाहिए। नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री है, ये पब्लिक की बातें सुनते तो है। अब रिसेंटली चरखी दादरी में आए थे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, रिसेंटली चरखी दादरी में बारडा में एक रैली होती है, रास्ते में 3 जगह लोगों ने हाथ उनको रुकने के लिए इशारा किया,
3 जगह बाकायदा उतर करके लोगों के साथ 10-10, 15-15 मिनट लगाए, उनके फ़ोटो खिंचवाना था, उनकी कोई मांगे थी मांगे। तो मैं कह रहा हूँ कि हम्बल तो हैं, लेकिन इसके दो पहलू हैं। दूसरा, हरियाणा की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अगर इस हम्बलनेस से जो बदमाश है उनके भी हौसले अगर बड़े हो रहे हैं तो देखो, ये भी पहले खतरनाक तो बात है। एक बार वो भाजपा के जो प्रदेश का जो फेसबुक पेज और एक्स का जो हैंडल है, उस पे एक फ़ोटो तो लगा था कि भाई क्रिमिनल घुटनों के बल बैठे हैं और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हमारी कुर्सी पे बैठे हैं और कहते हैं अपराध मुक्त, या तो हरियाणा छोड़ दो या अपराध छोड़ दो। लेकिन उसके बाद आप देखिए लगातार लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बैड से वर्स, वर्स से वर्स्ट होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। और उस मामले में पब्लिक के लिए भी, और ख़ास करके कोई सा ऐसा वर्ग नहीं है जो इससे अछूता है। देखो, हरियाणा पुलिस ने तो गैंगस्टर के सामने घुटने टेक रखे हैं, इसके मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि गैंगस्टर जिस तरीके से धमकियाँ दे रहे हैं, मतलब आप खुलेआम धमकियाँ, खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं, खुलेआम फायरिंग की जाती है, खुलेआम हत्याएं की जा रही है, लेकिन पुलिस का कोई दिख ही नहीं रहा, कोई खौफ ही नहीं है। लेकिन सर, बात पुलिस की है, पुलिस तो जैसे हमारे यहाँ वो हरियाणा पुलिस संगठन के प्रधान जी आए थे, और प्रधान जी ने क्या बताया था, बोला भाई पुलिस तो सरकार की होती है, सरकार कहेगी कुएं में डाक मार जाओ, वो कुएं में डाक मार जाएगी, और सामने कुछ भी हो रहा हो, जब तक उसको एक्शन के लिए नहीं कहा जाएगा वो नहीं करेगी। तो इसमें पुलिस, हरियाणा पुलिस की गलती से ज़्यादा सरकार, जिनको लोगों ने चुन करके भेजा, वो क्यों सो रहे हैं, वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे। बात है कि पुलिस जो है ना, जब पॉलिटिकल प्रेशर कोई आता है, जब पुलिस के ऊपर कोई बात आती है, तो ओवरऑल जब देखते हैं तो सरकार भी जो है वो पुलिस पे ही कार्रवाई करती है। अच्छा, ये जो हिसार में जो डीजे विवाद हुआ, उसमें जो पुलिस वालों पे जो एफआईआर हुई है, 302 की एफआईआर हो। अब ये बताओ कि जो घटना हुई है, जिन पुलिस वालों पे एफआईआर हुई है, क्या आगे से कोई पुलिस वाला इस तरीके की अगर कोई हुड़दंग कर रहा है या कोई ऐसी वारदात है या और कोई घटना है, कानून व्यवस्था की बात है, तो पुलिस वाला कौन आगे आके हिम्मत दिखाएगा? देखो, इस मामले में एक पहलू तो ये है जो आपने बताया, हालांकि आज का हमारा टॉपिक विकास बराड़ से संबंधित है, लेकिन इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा, कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस ने उस सिचुएशन को बेटर सेंसिटिविटी के साथ डील करना चाहिए था। शायद एक्शन का रिएक्शन हुआ है, और अगर वो पूरा वेल थॉट आउट प्लानिंग के साथ आते, शायद थोड़ा वेट कर लेते, क्योंकि ऐसी कोई एक हमला हुआ सुबह तक का वेट कर लेते, या पूरे प्रॉपर ऑर्डर्स और पूरी उसके साथ आते, तो शायद ये जो हुआ, पीछे भागे, वो जंप कर गया, या जो भी आरोप लगे हैं, जो भी हुआ, बेटर डील हो सकती थी। अच्छा, विकास बराड़ा पे हम आते हैं। विकास बराड़ा वाले मैटर में हालांकि हरियाणा के पॉपुलर व्हाट्सएप ग्रुपों पे भी इसका जो है ना मुद्दा उठा, खबर खकाटा पे भी, लेकिन जो आपने कहा ना नवीन जैन ने भी इसमें खुला चैलेंज जो दे के महिपाल ढांडा को खागड़ बताया, सरकारी खागड़, कि आपने ये क्या स्टेटमेंट दे दी कि नेता का बेटा है तो क्या उसको हम 7 समुंदर भेज दें, उसको AAG लगा दे तो क्या बड़ी बात होगी। जो उन्होंने स्टैंड लिया, बार बार सोशल मीडिया पर, बार बार प्रेस के अंदर, बार बार सरकार से जो उन्होंने ओपनली जो भी स्टैंड लिया, काबिल तारीफ है। देखो, नवीन जय हिंद का आपने जैसे जिक्र किया है, नवीन जय हिंद एक अकेला ऐसा बंदा है जो आज हरियाणा में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। नवीन जय हिंद के अलावा कोई भी विपक्ष जो है वो उस मजबूती के साथ मुद्दों को नहीं उठा रहा जो विपक्ष का काम होता है। एक काम और, ऐसा लगता है जैसे बीजेपी ने सबको मैनेज कर लिया, एक जय हिंद रह गया मैनेज करने, काबू ही नहीं आता इनका। लग तो यही रहा है, क्योंकि कोई भी मुद्दा हो, जय हिंद के पास लोग जाते हैं, वो मुखर होकर सबका बिना लाग लपट के सबके मुद्दे उठाता है और उस पर एक्शन भी होता है। अब लोग है ना विश्वास भी करने लगे सत सिंह जी, भाई कितने बड़े मुद्दे के पास। अब ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा मे बी कि कोई न कोई वर्ग जो है
अपनी समस्या लेके नवीन जैन के पास ना जाता हूँ, लेकिन जाते जब ही है जब वो सब जगह से थक हार के शांत हो जाते हैं कि अब इसका समाधान नहीं होना, तब वो नवीन जैन के पास आते हैं। तो हमारा जो मुद्दा है, जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि ऐसे 23 लॉ ऑफिसर्स हैं जो किसी पॉलिटिशियन के रिश्तेदार हैं, किसी जज सर्विंग के या रिटायर्ड के या ब्यूरोक्रेट के रिश्तेदार हैं, वो भी लॉ ऑफिसर लगाए हैं। एक विकास बराड़ा पर तो एक्शन हो गया और उसका मेन कारण था सेक्सुअल हरासमेंट वाला सीरियस मुद्दा, और जो कि कोर्ट ने अभी डिसाइड भी नहीं किया है। लेकिन क्या बाकियों की भी जांच होगी? जांच तो होनी चाहिए। हालांकि पहले भी ऐसे जो ब्यूरोक्रेट्स की आपने जिक्र किया, पॉलिटिशियन का आपने जिक्र किया और जजेस की आपने बात की, या पावरफुल व्यक्ति जो भी सरकार में जो साझेदार होते हैं कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पे, उनके रिश्तेदार पहले भी बड़े बड़े पदों पर उनकी ज्वाइनिंग होती रही है। एक बार तो मैं आपको बताऊं, ये जो डीपी वत्स हैं, अपने जनरल डीपी वत्स, ये जब एसएस बोर्ड के चेयरमैन थे आयोग के, तो उनकी बेटी का या बेटे का भी उनमें HCS लगाने की कोई बात आई थी। ये हुड्डा गवर्नमेंट की बात है शायद। और एक IAS ऑफिसर है, उन पर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने अपनी बेटी को या बेटे को मैनेज किया। तो ये कोई नया मामला नहीं है। जगदीप सिंह पर भी तो लगा था। वही मैं बात कर रहा हूँ, जगदीप सिंह पे कमिश्नर जो रहे, काफ़ी पॉपुलर मामला है ये। हाँ, तो ऐसा कोई नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये तो लेकिन मामला सेक्सुअल हरासमेंट का है। ये एक्चुअली क्या है कि ये जो पद होते हैं ना, ये सारे पॉलिटिकल, एक तरह से पॉलिटिकल ओबलाइज करने के लिए होता है, का माध्यम होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये तभी रुक सकती है। अब इसमें देखो, जब आपने बताया 23 लोगों की जो ज्वाइनिंग हुई है, ये बड़े अखबारों में आया हुआ है। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस में आपने बताया कि उसमें आया है, तो 23 लोगों का ये नाम है। अब ये इससे ये तो स्पष्ट हो ही गया ना कि बीजेपी में भी नहीं, उसमें चलती है। इंडियन एक्सप्रेस को आर्टिकल को मैंने पूरा पढ़ा है, उसमें उन्होंने कुछ लोगों से बात भी की हुई है जो 23 में से लिस्ट है, और उन्होंने बताया है कि हम 2 दशक से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा सिलेक्शन मेरिट पर हुआ है। ठीक बात है, जो मेरिट पर हुआ है वेल एंड गुड। 23 में से एक तो गया, 22 जो है। और लेकिन अगर सिर्फ इसीलिए कि वो फला नेता फला जज का रिश्तेदार है, तो दैट इज़ वेरी सीरियस। और 2015 के अंदर इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आ चुकी है कि आप इस तरह से पॉलिटिकल इंटरवेंशंस या किसी को मोबिलाइज करने के लिए अगर आप इस तरह से अपॉइंटमेंट करेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी सीरियस फॉर द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो फॉर द स्टेट। तो दोस्तों, तो भाजपा की आप इस बात से कितने सहमत है कि जो पहली सरकारों में पर्ची खर्ची से लोग लगते थे, अपने रिश्तेदारों को, अपने चहेते लोगों को लगाते थे, तो आप इस पे क्या कहना? सर, मैं तो ये कह रहा हूँ, पर्ची खर्ची से लगा लो। देखो, ये तो कोई बात है नहीं, हम तो ग्राउंड के आदमी, हम तो सारी बात समझते हैं। नहीं, इसमें ये क्या सही है? नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, पर्ची खर्ची पर सरकार किस लिए आई है? सरकार इसीलिए आई है कि उनको भी लोगों के काम करने होते हैं, वो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि पर्ची खर्ची पर लगाओ, लेकिन ऐसे आरोपी को तो ना लगाओ ना जिस पर सेक्सुअल हरासमेंट जैसा मामला। ये तो पर्ची खर्ची से भी ज़्यादा सीरियस मामला है। इसी में एक और रोचक किस्सा भी सामने आया है। रोहतक में भाजपा की जिला अध्यक्ष है एडवोकेट रणबीर ढाका, उन्होंने अपने एक तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा दिया और एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लगा दिए। हाँ, लेकिन बाद उसको फेक बता दिया। बाकायदा अपने लेटर हेड पे, बीजेपी के लेटर हेड पे उसको उनकी ज्वाइनिंग की है, उनकी चिट्ठी निकाली है। और फिर जब बाद में वो किरकिरी हुई, जब सोशल मीडिया पे या मीडिया में चीज़ें सामने आई, तो बोले कि फेक है, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। वैसे आपने जो नाम लिया रणबीर ढाका जी, और एक और हैं अत्री साहब, तो ऐसा कहते हैं कि ये जिस पार्टी में जिस दिन चले जाए ना, अपने आप चुनाव से पहले चले जाएं, वो पार्टी की सरकार आ जाएगी। अच्छा, पता नहीं मौसम वैज्ञानिक मतलब देखो, जनता जो है ना,
जनता सब की कुंडली लेके रखती नहीं, है। मैं कह रहा हूँ मौसम वैज्ञानिक हैं, शायद उनको पता है कि अब सरकार आएगी तो उस हिसाब से आज़ाद अत्री जी और सुभाष ढाका जी जैसे, रणबीर डाका। सॉरी रणबीर ढाका जी से जैसे लोग ज्वाइन कर लेते हैं। खैर ये तो सारी बातें हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा खास मुद्दा था वो था विकास बराला की जो 10 दिन की किरकिरी के बाद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया या उनको हटाया गया, ये अंदर की कहानी। लेकिन फाइनली ये है कि जो लॉ ऑफिसर्स की लिस्ट है उसमें विकास बराला अब नहीं होंगे। एक तरह से जनता की एक बहुत छोटी सी जीत है, क्योंकि इतना संगीन आरोपी और उसको आप लॉ ऑफिसर बनाएंगे तो मुझे लगता है कि ये कोई ज़्यादा ठीक बात नहीं है। और हम आपसे भी ये अपेक्षा करते हैं कि जो 100 लोगों की लिस्ट जो जारी की है, जिसमें 23 लोगों के नाम किसी आईएएस ऑफिसर, किसी जज या किसी पॉलिटिशियन के रिश्तेदार, नज़दीकी चहेते लोगों के नाम सामने आए हैं, तो आपके पास भी कोई ऐसा नाम है तो वो हमें कमेंट करके बताएं कि कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसका नज़दीकी है, कौन किसका चहेता है। नमस्कार। नमस्कार।